हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 10 मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में चर्चा करूंगी। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं तथा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए भोजन, वस्त्र और आवास इसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है तथा इन तीनों में से एक है आवास, जिसे हम अधिवास या मकान या बस्ती या फिर घर कहते हैं। देखिए, मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए चुन लेता है और वहाँ आश्रय हेतु जिन मकानों, घरों, झोपड़ियों आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है। मानव जो है, मनुष्य क्या करता है, जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए, रहने के लिए जो घर या फिर मकान या फिर झोपड़ियाँ इन सभी का जो निर्माण करता है रहने के लिए, उसी को हम अधिवास कहते हैं। देखिए, कार्य और गुणों के आधार पर बस्तियों को जो है बस्तियाँ या फिर जो अधिवास, उसी को ही अधिवास को ही बस्तियाँ कहा गया है। तो इसके दो प्रकार हैं, पहला है नगरीय बस्ती और दूसरा है ग्रामीण बस्ती। नगरीय बस्ती हम उसे कह सकते हैं जिसमें वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो लोग होंगे वो द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर चतुर्थक गतिविधियों से ही संबंधित होंगे। मतलब वहाँ पे जो नगर में जो रहने वाले व्यक्ति होंगे वो कौन से क्रियाकलाप करते होंगे, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक। और जो ग्रामीण बस्ती है वहाँ पे वहाँ के जो लोग रहते हैं वो अधिकतर क्या है, प्राथमिक गतिविधियों मतलब प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि। ये उनका क्या होता है, प्रमुख व्यवसाय होता है। और बस्तियां जो होती है वो आकार में क्या होती है, छोटी होती है। इस चार्ट में देखिए मानव बस्तियां, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, मानव बस्तियां दो प्रकार की है, एक ग्रामीण और एक नगरीय। तो देखिए, ग्रामीण बस्तियां जो है उनको भी उनके प्रतिरूप के हिसाब से उनको विभाजित किया गया है। प्रतिरूप वो किस पैटर्न पर है, जैसे कि देखिए विन्यास के आधार पर उसका प्रतिरूप, जैसे कि मैदानी भाग में है तो मैदानी हो गया, पठारी, फिर तटीय, वन या मरुस्थली हो गया। फिर उनके कार्य के आधार पर, मतलब उस ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं उनके आधार पर भी इनका प्रतिरूप होता है, जैसे कि लकड़हारा ग्राम, मछुआरा ग्राम, कृषि ग्राम, पशुपालक ग्राम। फिर आकृति के आधार पर भी इनके प्रतिरूप को विभाजित किया गया है, जैसे दोहरे ग्राम, रेखीय, फिर आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार, टी आकार, वाई आकार या चौकपट्टी। फिर इसमें देखिए इसके बाद नगरीय बस्तियाँ, इसको भी दो प्रकार से बांटा गया है। यह पहला है प्रकार के आधार पर, मतलब कार्य के आधार पर। कार्य पर पहला देखिए प्रशासनिक नगर है, फिर व्यापारिक नगर, सांस्कृतिक नगर, औद्योगिक नगर, पर्यटन नगर। फिर जनसंख्या का आकार या फिर वहाँ पे जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके आधार पर भी इनको बांटा गया है, जैसे नगर, शहर, सन नगर, विश्व नगरी या मिलियन सिटी। बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब हम जानेंगे कि बस्तियों के जो प्रकार है वो किस प्रकार के हैं। देखिए, बस्तियों को प्रकार जो है, इसमें मकानों की जो पारस्परिक दूरी, मतलब इनके दो मकान के या दो घरों के बीच की जो दूरी है उनके हिसाब से ये इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सघन बस्तियां और दूसरा है प्रकीर्ण। देखिए, सघन अधिवास जो है, बस्तियां जो होती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन अधिवासों का जो मकान होता है ये क्या होता है, पास पास सट कर बने होते हैं या फिर सटे हुए होते हैं। इन्हें ही सघन या फिर एकत्रित बस्तियां कहा जाता है। और इस तरह की जो बस्तियां होती है ये क्या है, अधिकतर कहाँ पे इनका विकास होता है, नदी घाटियों के सहारे, जो नदियों के किनारे किनारे या फिर उपजाऊ मैदान में होता है। और यहाँ के जो रहने वाले जो समुदाय होते हैं वो क्या है, मिलकर रहते हैं एक साथ होके। और उनका जो व्यवसाय भी है वो लगभग एक समान ही होता है, एक जैसा ही होता है। अब दूसरा देखिए प्रकीर्ण बस्तियाँ। इसमें क्या है, इन बस्तियों में मकान जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर पर होते हैं और इनका जो प्राय ये खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और इनमें जो है ये एक तरह कैसे हो जाते हैं, एक सांस्कृतिक, जैसे कि उनका पूजा स्थल हो या फिर बाजार हो तो उनको एक साथ वो बांधता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। देखिए, ग्रामीण बस्तियों जो है इनके जो प्रतिरूप से हमें मकानों की जो स्थिति
वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है या फिर जुड़ी हुई है, ये जानने में सहायता करती है। और गांव की जो आकृति एवं प्रसार है, वो गांव की सीमावर्ती स्थलाकृति या फिर क्षेत्र का जो भूभाग होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, इन्हें प्रभावित करता है। और ग्रामीण बस्तियों का जो वर्गीकरण है, हम कई मापदंडों के आधार पर कर सकते हैं। पहला देखिए, विन्यास के आधार पर। इनके जो मुख्य प्रकार है, इसमें है मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। इसमें क्या है, जिस जगह पर वो ग्राम स्थित है, जिस भूभाग पर, जैसे मैदानी एरिया पर है तो वो क्या होगा आपका मैदानी ग्राम। फिर अगर पठार पर है तो पठारी ग्राम कहा जाएगा। अगर वो तटीय क्षेत्रों पर है तो तटीय ग्राम, एवं मरुस्थलीय स्थान पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका मरुस्थलीय ग्राम कहलाएगा। दूसरा देखिए, कार्य के आधार पर। मतलब उस ग्राम में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन सा कार्य करते हैं, उनके आधार पर भी इनको बांटा गया है। पहला देखिए, जैसे कि कृषि ग्राम, जहाँ पे कृषि कार्य अधिक होता है उसे कृषि ग्राम कहा जाता है। मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम, फिर पशुपालक ग्राम आदि। फिर तीसरा देखिए, बस्तियों की आकृति के आधार पर। उनकी जो आकृति, वो जैसे बसावट होने लगता है तो एक आकृति ले लेता है, तो उस आकृति के आधार पर इन्हें क्या है, अलग अलग ये में बांटा गया है। जैसे कि पहला देखिए, रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार या तारे का आकार की या टी आकार की या फिर चौक पट्टी या दोहरे ग्राम इत्यादि। ये देखिए एग्जाम में बहुत बार इसमें से पूछा गया है कि बस्तियों को आकृति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो पहला देखिए, रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार की जो प्रतिरूप होती है, मतलब यहाँ के जो मकान या जो बस्तियाँ होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेखा के रूप में होती है। जैसे कि उनकी वो जैसे जैसे बसते जाते हैं तो वो उनका जो आकृति वो क्या हो जाता है, रेखीय हो जाता है। तो इसलिए इसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। और ये बस्तियाँ जो होते हैं, वो मकान जो होते हैं, ये बस्तियों के जो मकान होते हैं वो क्या है, सड़कों के या फिर रेल लाइनों या फिर नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। जैसे एक नदी के किनारे किनारे जब बसते जाता है कोई बस्ती, जो क्या होती है, रेखा के रूप में देखने को लगती है। दूसरा देखिए, आयताकार प्रतिरूप। इसमें क्या होता है ना, समतल क्षेत्र में जब गांव बसने लगता है, बस्तियां जो है वो बसने लगती हैं, तो वो क्या होता है, आयताकार प्रतिरूप में दिखने लगती है। तो ये जो है, ये अधिकतर समतल क्षेत्र में पाया जाता है या फिर पर्वत घाटियों पर। फिर इसमें सड़कें जो है आयताकार होती हैं तथा वो एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर काटती है। इसके बाद देखिए, वृत्ताकार प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जो झीलों या फिर तालाबों के चारों ओर, मतलब चारों ओर जब गांव बसने लगता है, मकान बसने लगते हैं, तो वो क्या है, किस प्रकार दिखने लगता है, वृत्ताकार आकार में दिखने लगता है। इसलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। और कभी कभी जो है ग्राम को जो है योजना से बसाया जाता है, मतलब उनको नियोजित करके बसाया जाता है ताकि वो बीच वाला जो भाग हो वो क्या रहे, खुला रहे। इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें देखिए एक है कि पशुओं को रखा जाए ताकि वह जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। मतलब वो जो बीच वाला जो जगह होता है उसको खाली रखा जाता है ताकि वहाँ पे जानवरों को रखा जाए या फिर पशुओं को। तो इससे क्या होता है, जो बाहर के जो जंगली जानवर होते हैं वो उनसे वो क्या रहे, वो सुरक्षित रहे। फिर देखिए उसके बाद है तारे के आकार का प्रतिरूप। ये वैसा प्रतिरूप है, मतलब जब गांव जब बसने लगता है, मकानें बसने लगती है, तो वो तारे का आकार का दिखने लगता है। इसमें क्या होता है, जो सड़क या फिर जो मार्ग होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान पर जब आकर मिलते हैं तो उन जो सड़कों के किनारे किनारे क्या होने लगते हैं, गांव बसने लगते हैं। जिस कारण वो ऊपर से अगर देखा जाए तो वो किस आकार में दिखेगा, तारे के आकार में। तो इसलिए इसे तारे का आकार का प्रतिरूप कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार। तो इसमें क्या है, टी आकार की जो बस्तियां होते हैं वो क्या है, सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। जबकि वाई आकार की जो बस्तियां तो वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलती है। देखिए इसमें जो दो सड़क होते हैं वो क्या है, तीसरे मार्ग से जब आके मिलती है तो वो किस आकार की बन जाती है, वाई आकार की। तो इसमें देखिए उसके बाद है क्रॉस आकार की जो बस्तियां होती है वो क्या है, चौराहे पर प्रारंभ होती है, मतलब आरंभ होती है। जहाँ चौराहे से चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है तो वो क्या है, क्रॉस आकार का दिखने लगेगा। मान लो कोई कटा हुआ क्रॉस। उसके बाद देखिए दोहरे ग्राम। इसमें क्या है, नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर बस्तियों का विस्तार होता है। इसमें क्या है, नदी पर जो पुल होते हैं उनमें या फिर जो फेरी के दोनों ओर, तो वो दोनों तरफ जब बस्तियां जब उनका जब विकास होने लगता है तो उन्हें दोहरे ग्राम कहा जाता है।
ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट्स, इसमें देखिए जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको क्या है, कुछ कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। वो किस स्थिति, मतलब उनका जो स्थिति है वो कहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे ही कारकों में पहला देखिए जल आपूर्ति। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जल के बिना हम अपना जीवन जो है हमारा संभव है नहीं। तो साधारणतः जो ग्रामीण बस्तियाँ जो होते हैं वो क्या है, जल स्रोतों, जहाँ से जल आसानी से प्राप्त हो जाए वैसे जगहों पर ही बनाए जाते हैं, जैसे कि नदियों, झीलों या फिर झरनों के समीप समीप मतलब सामने में स्थित होते हैं। और कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थानों जैसे कि दलदल से घिरे द्वीपों एवं नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर क्या है जल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन लोगों को क्या है वो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होता है, फिर भी उनको क्या है मजबूरी में वहाँ पे बसना पड़ता है। फिर देखिए दूसरा है भूमि। भूमि जो है वो क्या है, अधिकतर देखिए ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो उनको कृषि कार्य करने के लिए क्या चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, वैसा भूमि जो कृषि कार्य के लिए क्या हो, उपयुक्त हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वैसे ही चुनाव करते हैं जहाँ पे भूमि क्या हो, उपजाऊ। जैसे कि देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, नदी के किनारे में जो मैदान होता है तो उस भाग में वो लोग क्या करते हैं, अपना बस्तियों को बसाते हैं, ताकि वहाँ का जो ये मैदान है वो क्या होता है, चावल की कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ और सहायक होता है। तीसरा देखिए उच्च भूमि क्षेत्र। तो लोग क्या करते हैं, वैसे जगह पर अपना घर बनाते हैं ताकि वो क्या है, उच्च भूमि हो, ताकि वो बाढ़ से बच सके। जैसे बाढ़ में होने वाला जो क्षति है उससे बचा जा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, उच्च भूमि का चुनाव करते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय देशों में क्या होता है ना, दलदली क्षेत्रों के निकट में क्या है, लोग अपना मकान जो है वो स्तंभों पर मतलब पिलर बना के घर बनाते हैं, ताकि वहाँ पे हमेशा क्या है, बारिश होने का ये रहता है, तो उससे वो बाढ़ आते ही रहते हैं। तो वो बहुत दलदली एरिया होता है, तो इस कारण वो क्या करते हैं, वो स्तंभों पर बनाते हैं। फिर देखिए नंबर 4 में चौथा है गृह निर्माण सामग्री। तो लोग जो है ग्रामीण बस्तियाँ वहाँ पे बसाते हैं जहाँ पे क्या है, गृह निर्माण, जो घर बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए जो जिन जिन सामग्री, जिन चीज़ों का जो ज़रूरत पड़ता है वो आसानी से जहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, अपना बस्तियाँ बसाने आरंभ करते हैं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, इसमें क्या है देखिए कि ग्रामीण बस्तियों की कुछ समस्याएं भी होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे। पहला देखिए, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। पहला देखिए जल जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए पर्याप्त जल का जो है ना वो आपूर्ति सही नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है। तो पीने का पानी के लिए लोग क्या करते हैं, दूर दूर क्षेत्रों पर जाकर फिर पीने का पानी लेकर आते हैं। वैसे ही जैसे देखिए पर्वतीय या फिर शुष्क एरिया में क्या होता है, वैसे क्षेत्रों में वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के लोग पेयजल मतलब पानी पीने वाला जो पानी होता है उसके लिए लोग बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाके वो फिर वहाँ से फिर पीने का पानी लेकर आते हैं। तो पानी जो है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। फिर देखिए जल जनित बीमारियाँ, वो क्या करते हैं ना, कभी कभी उनको पानी की मतलब इतनी ये नहीं रहती है, वहाँ पे सुविधा नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, उनको गंदे पानियों का भी सेवन करना पड़ता है या फिर वैसा एरिया भी रहता है। तो वो क्या करते हैं, उससे उनके बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। फिर देखिए दक्षिणी एशिया के जो देश है वो हमेशा क्या है, बाढ़ या फिर सूखे से ग्रस्त रहते हैं। हमेशा वहाँ पे क्या है, बाढ़ आने लगते हैं या फिर सूखे से वो उनको हमेशा इसका सामना करना पड़ते रहता है। तो सिंचाई की सुविधाओं का भी क्या होता है, अभाव होता है। पानी नहीं होने के कारण वहाँ पे क्या है, सिंचाई सुविधा जो है वो सही से नहीं मतलब उनका जो सही ढंग से सिंचाई नहीं हो पाती है, जिससे वहाँ पे क्या है, कृषि कार्य भी प्रभावित होता है। फिर देखिए कच्ची सड़कें, वहाँ की जो सड़क होती है वो क्या है, पक्की नहीं होती है, कच्ची सड़कें होती है। तथा वहाँ पे जो है आधुनिक संचार का, वहाँ पे संचार का क्या होता है, उन साधनों का भी अभाव रहता है, जिसके कारण क्या है, जो ग्रामीण बस्तियाँ जो वो क्या है, विकास मार्ग में मतलब वो विकास नहीं कर पाती है, तथा ये इनके अभाव में ये क्या करते हैं, विकास मार्ग में बाधा डालते हैं। फिर उसके बाद देखिए विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ की जो जनसंख्या है उनके लिए देखिए स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन का, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंधी उनके पास वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो वो क्या करते हैं, फिर नगरों पर आश्रित रहते हैं, उनके सामने जो उनके समीपवर्ती जो नगर होते हैं उन पर वो आश्रित रहते हैं। इसके लिए उन्हें हमेशा से क्या है, इन सुविधाओं का अभाव रहता है। फिर देखिए शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण,
या फिर विद्यालयों का अभाव। तो वैसे क्षेत्रों पर क्या होता है, शौच घर या फिर जो कूड़ा कचरा जो इधर उधर फेंक देते हैं उनका मतलब निस्तारण मतलब अच्छा से ये नहीं किया जाता है, उनका निपटारा सही ढंग से नहीं किया जाता है। तथा फिर देखिए विद्यालयों का अभाव मतलब स्कूल्स का भी क्या होता है वहाँ पे अभाव पाया जाता है। तो फिर उसके बाद देखिए विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना का सदैव अभाव रहता है। देखिए आधारभूत अवसंरचना जो होता है विकास के लिए क्या होता है, एक विकास का आधार होता है। तो ये जो है वो हमेशा से क्या है वहाँ पे अभाव रहता है, जिस कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र जो तो वो क्या है अधिक विकसित नहीं हो पाते, अपना विकास नहीं कर पाते हैं। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। इसमें देखिए नगरीय बस्ती वो कौन सा ऐसा क्षेत्र जिसको हम लोग नगरीय कह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ मापदंडों का आधार बनाया है, जिसमें कि देखिए जनसंख्या का आकार है, फिर व्यावसायिक संरचना है, फिर प्रशासन है या फिर स्थिति है। तो पहला देखिए जनसंख्या का आकार। इन्होंने क्या किया है कि कोई एक एरिया है जिसको हम लोग नगर हम तब कहेंगे जब वहाँ पे कुछ एक निश्चित जनसंख्या पाई जाती हो। जैसे देखिए निचली सीमा कोलंबिया में 1500, फिर अर्जेंटीना या पुर्तगाल में 2000, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति। मतलब अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत में 5,000 व्यक्ति है तो उस एरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। वैसे ही जैसे भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है, अगर 400 होगा तब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नगरीय क्षेत्र कह पाएंगे। फिर डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या है, नगरीय है। वैसे ही देखिए दूसरा देखिए व्यावसायिक संरचना। इसमें देखिए सिर्फ जनसंख्या का आकार ही नहीं बल्कि वहाँ पे जो जनसंख्या रह रही है वो कौन सा व्यवसाय कर रही है, कौन सा क्रियाकलाप या गतिविधियाँ करती है, उनके कारण भी उन्हें क्या है नगरीय बस्तियों का मतलब बोला जाता है कि नगरीय क्षेत्र है। जैसे इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी 50% उत्पादक जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो। मतलब वो प्राथमिक क्रिया में ना करके मतलब वो द्वितीय या फिर तृतीय क्रिया में अगर लगे हो, वैसा व्यवसाय करते हो तो उन्हें वो नगरीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत में जो ये मापदंड क्या है, 75% है। तीसरा देखिए प्रशासन। मतलब कुछ देशों में जो है प्रशासनिक ढांचे के आधार पर भी क्या है नगरीय क्षेत्रों को ऐसे माना गया है। जैसे देखिए भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगर पालिका, छावनी बोर्ड अधिसूचित नगर क्षेत्र हो। देखिए भारत में क्या है उसे नगर क्षेत्र हम कह सकते हैं जहाँ पे नगर पालिका हो या फिर छावनी बोर्ड अधिसूचित नगर हो। मतलब इस तरह के क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए नगरीय बस्ती जो है उसमें जैसे उसका आकार, वहाँ की जो उपलब्ध सुविधाएं है या फिर उस जगह पर जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर हम क्या है उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कि नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन नगर या विश्व नगरी। पहला देखिए नगर। नगर जो है जहाँ पे निर्माण कार्य होता हो या फिर खुदरा या थोक व्यापार या व्यावसायिक सेवाओं का जो केंद्र के रूप में हम उसे क्या करते हैं, उसे नगर कहते हैं। तो फिर दूसरा देखिए शहर। प्रमुख वित्तीय संस्था होते हैं वहाँ पे, फिर प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय या फिर यातायात के केंद्र होते हैं। तो वैसे जगहों को क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। फिर देखिए सन नगर। अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से, अगर अलग अलग नगर या शहर है वो क्या है आपस में मिल के क्या होते हैं एक विशाल नगर का मतलब क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सन नगर कहते हैं। फिर देखिए विश्व नगरी। ये क्या होता है ना, बड़े बड़े जो महानगर प्रदेश होते हैं उनको, जिसमें क्या है सन नगरों का समूह होता है। मतलब जहाँ उसको हम लोग विश्व नगरी बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या है जैसे कि सन नगर किसे कहेंगे, जो अलग अलग नगरों या फिर शहरों को आपस में मिलाकर एक विशाल नगर बनाते हैं। फिर वैसे ही सन नगर जब बन जाता है, विशाल नगर बनता है, तो वो क्या करता है एक बड़ा महानगर का ये करता है, विकास करता है, तो उसे ही विश्व नगरी बोलते हैं। फिर पांचवा देखिए मिलियन सिटी। ये क्या है ना, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर। अगर वहाँ की जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक होगी तो उसे मिलियन सिटी कहते हैं। नगरों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। अब हम नगरों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। देखिए नगर में जो होने वाले जो कार्य होते हैं या फिर उनकी जो स्थिति होती है उनके आधार पर उनको क्या किया जाता है, अलग अलग निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए प्रशासनिक नगर।
प्रशासनिक नगर हम उसे कहते हैं जहाँ पे देश की जो राजधानी होती है वहाँ पे क्या है, सारे प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। जैसे कि देखिए, राष्ट्र की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो इसलिए ये क्या है, जैसे कि वहाँ पे अगर प्रशासनिक कार्यालय जो है वो स्थित होते हैं, केंद्र के सारे प्रशासनिक कार्य मतलब कार्यालय, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, वैसे नगर को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे कि नई दिल्ली, बीजिंग एवं लंदन, ये सारे क्या हैं, प्रशासनिक नगर है। फिर दूसरा देखिए, व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर में देखिए, जब एक नगर जो है किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए जब वो जाना या फिर पहचानने लगते हैं, मतलब फेमस होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक नगर कहते हैं। तो वो किसी एक व्यापार या फिर किसी एक वस्तु के व्यापार के लिए क्या होने लगता है, प्रसिद्ध होने लगता है। तो वैसे नगरों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक नगर। तीसरा देखिए, सांस्कृतिक नगर। ये वैसे नगर होते हैं जहाँ पे उन्हें हम क्या है, वहाँ की जो संस्कृति है उनके आधार पर हम उन्हें जानने लगते हैं। या फिर कोई नगर जब ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगता है वहाँ की संस्कृति के तौर पर, तो उसे हम सांस्कृतिक नगर कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, तीर्थ स्थान जैसे कि मक्का, फिर जगन्नाथपुरी एवं बनारस जो है वो क्या है, ये सांस्कृतिक नगर है। तो इनका जो है धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसके बाद देखिए, चौथा जो है औद्योगिक नगर। इसमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादक, यहाँ पे अलग अलग जो है बहुत तरह की जो वस्तु है उनका प्रोडक्शन होता है, या वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, या फिर मरम्मत के लिए जो वर्कशॉप तथा घर आदि होते हैं, तो उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। नगरीय बस्तियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब क्या है, नगरीय बस्तियों में जो है बहुत सारी समस्याएं देखने मिलती है। जैसे कि पहला है, विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित। विकासशील देशों में क्या होता है, जो वहाँ के जो शहर होते हैं वो क्या है, नियोजित नहीं होते हैं, अनियोजित होते हैं। तो इसमें देखिए, शहर के जो लगातार प्रवास अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देती। इसमें क्या होता है कि वो जो शहर होता है, उस शहर के आसपास में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ से लोग क्या करने लगते हैं, प्रवास करके शहरी क्षेत्र पर आते हैं काम के तलाश में। तो उस जगह पर क्या होने लगता है, जनसंख्या बढ़ने लगता है। और वहाँ जनसंख्या बढ़ने से क्या है, वहाँ पे घर जो आवास की जो है उसकी कमी होने लगती है। तब बहुमंजिले मकान, फिर गंदी बस्तियों की क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो ये वहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। फिर दूसरा देखिए, आर्थिक समस्या। देखिए, विश्व के जो विकासशील देश होते हैं वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या फिर जो छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे रोजगार के जो अवसर है ना वो क्या है, घटते जा रहे हैं। वहाँ पे अधिक रोजगार के अवसर ना होने के कारण जो है जनसंख्या क्या करती है, शहरों की ओर पलायन करने लगती है, वो शहरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। उससे क्या होता है, नगरों में बड़ी संख्या के क्या हो जाते हैं, प्रवासी जनसंख्या आने लगते हैं। तो इससे जो है वहाँ पे अकुशल या अर्ध कुशल श्रमिकों का क्या होने लगता है, जमाव होने लगता है। और ऊपर से वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, जनसंख्या जो है वहाँ पे अधिक रहती है, तो और अधिक आके बसने लगती है, जिस कारण वहाँ पे क्या है, आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती है। तीसरा देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। इसमें देखिए ये क्या होता है ना कि जो नगरों पे जो छोटे शहर के जो लोग आए रहते हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, उनके लिए क्या है, नगरों पे जो शिक्षा या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होते हैं वो उनके पहुंच से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अधिक कीमत वाले होते हैं। फिर देखिए, रोजगार की कमी या फिर शिक्षा का अभाव का कारण क्या होता है, उनके अंदर जो है अपराधीपन, उनके मतलब वो क्या है, अपराध को जन्म देते हैं। तो जिस कारण क्या है, अपराधों की वृद्धि दर क्या है, बढ़ने लगती है। तो इससे और भी अधिक वहाँ की जो स्थिति है वो क्या है, बदतर होते जा रही है। फिर क्या है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो है स्थानांतरित जनसंख्या, जो प्रवासी जो होते हैं वो क्या है, अधिकतर पुरुष है। वो काम के तलाश में जब शहरों पर आते हैं, नगरों में आते हैं, तो जिस कारण क्या है, वो नगरों में जो लिंग अनुपात है वो क्या है, प्रतिकूल होते जाता है। फिर देखिए, चौथा है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। इसमें देखिए, नगरों की जो विशाल जनसंख्या होती है वो क्या करती है, भारी मात्रा में जल का उपयोग करती है। तो इस कारण क्या है, जल की जो है वो कमी होते जा रही है, जिस कारण जो है घरेलू या फिर औद्योगिक उपयोग के लिए क्या है, नगरों में जल की भारी कमी होने लगती है। फिर देखिए, घर या फिर जो उद्योग है वहाँ पे जो ईंधन का जो उपयोग होता है उससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर जनसंख्या का आवास प्रदान करने के लिए क्या है, विशाल कंक्रीट का मतलब ढांचे का बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो आवास जो घर होते हैं वो क्या है, सीमेंटेड बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या है, नगरों को उष्मा द्वीप में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब वो जो एरिया है वो क्या है, और ज़्यादा उष्ण होते जा रहा है, जिस कारण उसको उष्मा द्वीप भी
कह सकते हैं, तथा वो क्या है, ऊष्माद्वीप में परिवर्तित हो रहा है। पाठ एक नज़र में, इसमें देखिए इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं तथा उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन आंसर को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।